हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का इंग्लिश का टॉपिक जो कि प्रोज से रिलेटेड है। तो आज हम देखेंगे प्रोज का शॉर्ट आंसर का टॉपिक और उसमें से 10 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और क्लास 12 का यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ। तो आज हम देखेंगे प्रोज के क्वेश्चन आंसर जो कि शॉर्ट हैं और 40 वर्ड में आपको लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच, यानी कि जो प्रश्न उत्तर है वो हमारे सिर्फ 40 वर्ड में लिखने होते हैं। तो इस बार का जो टारगेट है वो हमारा ये है कि शॉर्ट आंसर जो है वो हमारा 40 वर्ड में पूछे जाएंगे। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में जितने में आंसर लिखना होता है, अगर हम उतने में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, तो आप 40 का 45 करिएगा, 50 करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। पेज भरने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपका आंसर सटीक होता है तो आप बहुत ही अच्छे से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं प्रोज के शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था, यह महत्वपूर्ण कैसे था। जो बुलेटिन बोर्ड था वो क्या था, पहला इसमें क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह महत्वपूर्ण कैसे था, मतलब कि वह कैसे महत्वपूर्ण था। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें उत्तर भी 40 वर्ड के आधार पर देना होगा। तो बहुत ही सटीक उत्तर है इसका जो कि मैं आपको बता रही हूँ। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि द बुलेटिन बोर्ड was the center of information near the town hall, यानी कि सभागार के नज़दीक बुलेटिन बोर्ड सूचनाओं का केंद्र था। यानी कि सभागार, बुलेटिन बोर्ड जो था वो सभागार के नज़दीक सूचनाओं का केंद्र था। ठीक है। ऑल द न्यू हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years as the lost battles, the draft, the order of the commanding officer, so it was important, यानी कि all the new had come from the bulletin board, सारे समाचार बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। जो सारे समाचार थे वो बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। for the last 2 years as the lost battle, यानी कि पिछले 2 वर्ष के समाचार। ठीक है। पिछले 2 वर्ष के समाचार जो थे, जैसे कि हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, यानी कि और द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सो इट वाज इम्पॉर्टेंट, यानी कि पिछले 2 वर्षों का समाचार, जैसे कि हारे हुए युद्ध का समाचार, जैसे कि हारा हुआ समाचार था, युद्ध का समाचार था, और ड्राफ्ट का समाचार जो कि कमांडिंग ऑफिसर का समाचार आता था। इसलिए यह क्या था, महत्वपूर्ण था। यानी कि बुलेटिन बोर्ड जो था वो सभागार के नज़दीक सूचनाओं का एक क्या था, केंद्र था। तो सबसे पहले ये क्या था, एक सूचनाओं का केंद्र था बुलेटिन बोर्ड, उसका जवाब हो गया। और दूसरा जवाब ये था कि क्यों ये महत्वपूर्ण था, क्योंकि पिछले 2 सालों का जो रिकॉर्ड थे, यानी कि वो किस समाचार से थे। तो इस प्रकार से हमारे पहले प्रश्न का, जो एक ही सवाल में 2 प्रश्न पूछे गए थे, उसका सटीक सा उत्तर ये था। तो आप इसे नोट कर लें। अगर आप इसे हिंदी में चाहते हैं तो वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। आइए देखते हैं इसको हिंदी में। तो पहला सवाल यही था हमारा कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह महत्वपूर्ण कैसे था। तो देखिए उत्तर जो था मैंने इंग्लिश में तो बता दिया, हिंदी में मैं आपको इसलिए लिख के बता रही हूँ ताकि आपको उस इंग्लिश का हिंदी तुरंत पता होगा, तो आप हिंदी से भी याद करके आप उसे ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, अपने भाषा में भी आप इसे बना सकते हैं। तो इसका उत्तर होता है कि सभागार के नज़दीक बुलेटिन बोर्ड सूचनाओं का एक केंद्र था। सारे समाचार बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। पिछले 2 वर्ष के समाचार, जैसे कि हारे हुए युद्ध का समाचार, ड्राफ्ट का समाचार और कमांडिंग ऑफिसर के समाचार जो कि थे
आते थे, इसलिए ये क्या था, बुलेटिन बोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार से इसका मैंने हिंदी में भी आपको आंसर बता दिया है। तो आप इस हिंदी का आंसर इसलिए मैंने आपको दिया ताकि आपको हेल्प हो जाए कि जो इंग्लिश का है वो आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप भूल भी जाएं तो आपको हिंदी याद रहेगा, तो आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन बारीकी से मैं आपको लगातार बताते जाऊंगी और उसके हिंदी भी आपको समझाते जाऊंगी। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, आइए देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिड एम हेमेल से व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल। जो एम हेमेल है वो उसने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल में गया। जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो एम हेमेल ने फ्रेंच से क्या बोला। इस प्रश्न का अर्थ ये है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि आखिर जब एम हेमेल स्कूल में रहते हैं और फ्रेंच पहुंचता है तो आखिर ने एम हेमेल ने उनसे क्या बोलते हैं। When फ्रांज reached to the school, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हेमेल सेज, एम हेमेल उससे बोले, एम हेमेल सेज हिम, एम हेमेल ने उनसे बोला। एंड सेड वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, उन्होंने बोला कि उसे बहुत ही दयालुता पूर्वक बोलते हैं कि जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। एम हेमेल जो है वो फ्रेंच को देखते हुए बहुत ही दयालुता पूर्वक बोलते हैं कि तुम तुरंत अपने स्थान पर चले जाओ। एंड और ऑल्सो सेड दे हैड बीन बिगनिंग विदाउट हिम, और यह भी कहा कि उसके बिना ही वह शुरुआत करने वाले थे अपने क्लास में। यानी कि अगर कोई टीचर बच्चे नहीं रहते हैं तो टीचर अपने क्लास को कंटिन्यू बनाए रहते हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने समझा कि आज फ्रेंच नहीं आएगा तो उन्होंने फ्रेंच के बिना ही क्लास अटेंड करना चाहा, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे फ्रेंच आ चुका था। तो इसके कहने का अर्थ यही था कि जब भी फ्रेंच पहुँचता है, यानी कि जब वहाँ फ्रेंच स्कूल में पहुँचा तो एम हेमेल ने बहुत ही दयालुता पूर्वक उनसे कहा कि अपने स्थान पर तुरंत चले जाओ, और ये भी कहा कि वह उसके बिना ही अपने पाठ की शुरुआत करने वाले थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, बहुत ही सटीक आंसर है इसका। अब हम देखेंगे इसको हिंदी वर्जन में। तो चलिए इसको हम हिंदी में बता देते हैं। तो हिंदी में क्वेश्चन है इसका कि एम हेमेल ने क्या कहा जब फ्रेंच जो है स्कूल में पहुंचा। एम हेमेल ने फ्रेंच से क्या कहा जब वो स्कूल पहुंचा। तो इसका उत्तर है जो मैंने इंग्लिश में बताया था उसका ही हिंदी में, कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हेमेल उसे देखे और बड़ी दयालुता पूर्वक कहे। एम हेमेल ने उसे देखते हुए बहुत ही दयालुता पूर्वक कहा कि जल्दी से वह अपने स्थान पर चला जाए। क्या करे, जल्दी से वो अपने स्थान पर चला जाए। और यह भी कहा कि वह उसके बिना ही शुरुआत करने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाला था इस पाठ के बारे में। तो इस प्रकार से दूसरा आंसर हमारा समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हेमेल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। ठीक है, एम हेमेल ने पहले क्या बोला उस दिन कक्षा में अंतिम पाठ के बारे में। जो एम हेमेल है उन्होंने क्या बोला उस दिन कक्षा के अंतिम कक्षा के बारे में। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला उस अंतिम कक्षा के बारे में, इस क्वेश्चन का ये अर्थ निकलता है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर एम हेमेल उस आखिरी कक्षा यानी कि उस आखिरी पाठ के बारे में क्या बोलते हैं उस अंतिम अपने क्लास में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। एम हेमेल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास। एम हेमेल ने उस दिन पहले कक्षा में बोले। दैट इट वॉज द लास्ट लेसन, यह उनका अंतिम पाठ है। विच ही वुड गिव दैम, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। उन्होंने बोला कि आदेश आ चुका है बर्लिन से। टू टीच ओनली जर्मन, आदेश आ चुका है बर्लिन से कि केवल जर्मन पढ़ाने के लिए। ठीक है, उनके पास ये आदेश आया बर्लिन से कि केवल हमें क्या पढ़ाना है, जर्मन पढ़ाना है। इन द स्कूल ऑफ ऑल्सेज एंड लॉरेन, यानी कि पढ़ाने के लिए आया ऑल्सेज एंड लॉरेन के स्कूल में।
एम हेमेल बोलते हैं, मतलब अपनी कक्षा में सबसे पहले बोलते हैं कि उनका ये क्या है, अंतिम पाठ है। और ये भी बोलते हैं कि आदेश आ चुका है बर्लिन से, ठीक है, आदेश आ चुका है बर्लिन से केवल जर्मन पढ़ाने के लिए। तो जर्मन पढ़ाने के लिए आदेश आ चुका है बर्लिन से, और किसके स्कूल में, तो ऑल्सेज एंड लॉरेन के स्कूल में। तो चलिए इसका हम हिंदी वर्जन देख लेते हैं, आपको बहुत ही सटीक उत्तर है ये इसका, तो इसका हम हिंदी में देख लेते हैं। तो इसका हिंदी है कि एम हेमेल बोले कक्षा में, एम हेमेल बोले कक्षा में कि पहले यह उनका अंतिम पाठ है जो वह उन्हें देंगे। उन्होंने बोला कि ये मेरा अंतिम पाठ है जो मैं आपको इस क्लास में दूंगा, आदेश आ चुका है। उन्होंने फिर बोला कि आदेश आया हुआ है बर्लिन से केवल जर्मन पढ़ाने के लिए। बर्लिन से आदेश आ चुका था कि सिर्फ हमें क्या पढ़ाना है, जर्मन को ही पढ़ाना है। तो आदेश कहाँ आया था, तो ऑल्सेज एंड लॉरेन के स्कूल में। तो इस प्रकार से इसका आपका हिंदी वर्जन हो गया। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा उत्तर भी समाप्त होता है। देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि व्हाट डिड फ्रांज थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। ठीक है, इसे कहने का मतलब ये है कि अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद, ठीक है, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। ठीक है, तो आप इसका हिंदी भी नोट कर लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का अनुवाद ये निकलता है कि अंतिम पाठ के बारे में जो फ्रेंच है वो अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद क्या सोचता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रांज थॉट, फ्रांज ने सोचा, ठीक है, दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट। ठीक है, कि दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तुम बहु मुश्किलन सीख पाया, यानी कि अभी तुम मुश्किलन ही सीख पाए हो। ठीक है, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर एंड ही ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। ठीक है, कि अभी तुम बहु मुश्किलन सीख पाए थे कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, बहु मुश्किलन उसने सीखा था कि उसे कैसे लिखा जाता है। अब वह कभी सीख नहीं पाएगा, और उसने ये भी कहा कि अब वह कभी सीख नहीं पाएगा और वह दुख महसूस करता है। अब वह दुख महसूस करता है कि अपनी पाठों को तैयार न करने के लिए। जो फ्रेंच है वो सोचता है अपने अंतिम पाठ को जो सुनता है, तब उसके विचार आते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल पाठ था जो वो सीख नहीं पाया, और उसे कैसे लिखते हैं वो ये जान नहीं पाया, और कभी भी वो ये सोचता है कि अब इसके बारे में वो कभी सोच भी, मतलब कि सीख भी नहीं पाएगा। ठीक है, और इस चीज़ को वह बहुत ही दुख के साथ महसूस करता है कि वह अभी तक अपने पाठों को तैयार नहीं कर पाया है। तो ये जो फ्रेंच ने सोचा था वो बहुत ही सटीक उत्तर है इसका। तो आप इसको इंग्लिश में ज़रूर इस प्रकार से नोट कर लें। अब आपको हम हिंदी में इसका अर्थ बता देते हैं। तो हमारा उत्तर है कि अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने सोचा। ठीक है, अंतिम पाठ के बारे में जब वो सुनता है तो वो सोचता है कि अभी तुम बहु मुश्किलन सीख पाया था, यानी कि पाए थे कि कैसे लिखते हैं। उसने बहुत ही मुश्किल से ये सीखा था कि वो कैसे लिखते हैं। अब वह कभी सीख नहीं पाएगा, यानी कि उसके आगे अब वह कभी नहीं सीख पाएगा, और बहुत ही वो दुख महसूस करता है कि अपनी पाठों को तैयार न करने के लिए। वो बहुत ही दुख महसूस करता है कि उसकी जो पाठें थी उसको वो तैयार नहीं कर पाया था। किसके रहते भर में, तो एम हेमेल के रहते भर में उसके ये विचार थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ये उत्तर है। आप हिंदी में भी इसे लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि डिड फ्रांज रिसाइट द पार्टिसिपल्स। ठीक है, कि क्या फ्रेंच ने कृंदत के नियम को सुना, क्या फ्रेंच ने कृंदत के नियम को सुना था, हाउ, और कैसे सुना था। ठीक है, इसमें दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या फ्रेंच ने कृंदत के नियम को सुना दिया था,
और कैसे सुनाया था, उसने ये पूछा। तो चलिए इसका हम बहुत ही सटीक सा उत्तर आपको बता देते हैं कि फ्रांस डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स। फ्रेंच जो था कृदंत के नियम को सुना नहीं पाया है। ठीक है, फ्रेंच जो है वो यानी पार्टिसिपल के नियम को सुना नहीं पाया है। पार्टिसिपल मीन्स कृदंत। ठीक है, तो जो फ्रांस है वो पार्टिसिपल के नियम को सुना नहीं पाया है। ही हैड नॉट लर्नड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, उसने वही याद किया था पार्टिसिपल के नियम को जो उसने तैयार किया था। उसने वही नियम याद किए थे पार्टिसिपल के जो उसने तैयार किए हुए थे। He wished to read without mistake but not got mixed up on the first word। ठीक है, He wished to read without mistake कि उसने इच्छा व्यक्त किया। ठीक है, उसने इच्छा व्यक्त किया बट उसने इच्छा व्यक्त किया पढ़ने की बिना। ठीक है, उसने जो इच्छा व्यक्त किया था बिना पढ़े हुए। बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन प्रारंभ में ही उसने गलती शब्द को बोल दिया। ठीक है, उसने प्रारंभ में ही उसका नियम जो था पार्टिसिपल का उसको गलती बोल दिया। जो फ्रांस था उसने कृदंत का यानी कि पार्टिसिपल का नियम सुना नहीं पाया था और उसने नहीं याद किया था पार्टिसिपल के नियम को जिसको वो तैयार किया हुआ था। ही डिड नॉट लर्न यानी कि उसने याद नहीं किया हुआ था जो उसने नियम लिखे थे। ही विज्ड टू रीड यानी कि उसने इच्छा व्यक्त किया पढ़े बिना कि किसी गलती के ही वो पढ़ नहीं सका और उसने शुरुआत में ही क्या किया, गलती शब्द का प्रयोग कर दिया। तो इस प्रकार से इसका ये उत्तर है। तो आइए इसे हम हिंदी में देखते हैं। तो पांचवा सवाल था कि क्या फ्रेंच ने कृदंत के नियम को सुना दिया था और कैसे सुनाया था। इसका उत्तर हमें हिंदी में बताना था कि फ्रेंच कृदंत के नियम को सुना नहीं पाता है। ठीक है, जब फ्रेंच था वो जाता है तो एम हैमल को कृदंत के नियम को सुना नहीं पाता है। उसने नहीं याद किया था, उसने याद नहीं किया था पार्टिसिपल के नियम को जो उसने तैयार नहीं किया था। उसने तैयार भी नहीं किया था और याद भी नहीं किया था। उसने इच्छा व्यक्त किया पढ़ने की बिना किसी गलती के। उसने इच्छा व्यक्त की कि वह बिना किसी गलती के पढ़ लेगा, लेकिन प्रारंभ में ही उससे गलती शब्द बोल दिया जाता है, यानी कि वो शुरुआत में ही गलती शब्द का यूज़ कर लेता है। तो इस प्रकार से पांचवा उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है। तो अब हम देखेंगे अपना छठवां सवाल। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है कि whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies और why। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि एम हैमेल ने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसे दोषी ठहराया। जो एम हैमेल थे वो पढ़ाई में अज्ञानता के लिए यानी कि ज्ञान अधूरा रहे उसके लिए दोषी किसे ठहराता है और क्यों ठहराता है, मतलब कि वाई और क्यों ठहराता है। तो एम हैमेल जो है वो किसको, फ्रेंच को क्या करते हैं, दोषी ठहराते हैं, लेकिन किस वजह से, फ्रेंच को नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को। तो इसके हिसाब से हम इसका आंसर लिखेंगे कि फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़ एम हैमेल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स। पढ़ाई में नज़रअंदाज करने के लिए एम हैमेल ने आरोपित किया उनके माता पिता को। ठीक है, जो पहला पढ़ाई था उसे नज़रअंदाज करने के लिए एम हैमेल ने ब्लेम किया यानी कि आरोपित किया उनके माता पिता को। हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडे। यानी कि हु प्रीफर्ड देम, जो यह पसंद करते थे, यानी कि जो वो काम पसंद करते थे। ही वर्क फ्रॉम द फॉर एट द मील्स, यानी कि देखिए जो यह पसंद करते थे कि बच्चा कहाँ काम करे, किस फॉर्म में काम करे। वो क्या पसंद करते थे कि बच्चे कहाँ काम करें और किस फॉर्म पे
काम करें, यानी कि कोई नहीं कहता है कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो उसी हिसाब से वो चाहते थे कि हमारे बच्चे किस फॉर्म में काम करें। तो वो सोचते थे कि मील्स किसी कारखाने में, एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, कि किसी कारखाने में, और फिर उसने स्वयं को दोषी आरोपित किया, मतलब उन्होंने अपने आप को आरोपित किया, क्या दोषी आरोपित किया कि बच्चों की छुट्टियों देने की वजह से। ठीक है, उन्होंने जो प्लेटफॉर्म पे काम करने का सोचा था उन बच्चों के बारे में, तो उन्होंने सोचा कि वो किसी फॉर्म में यानी कि कारखाने में, और फिर उसने स्वयं को दोषी आरोपित ठहराया एम हेमेल कि वो गलत, मतलब उनके माता पिता गलत नहीं हैं, तो ये खुद को आरोपी ठहराते हैं, मतलब दोषी ठहराते हैं खुद को। तो बच्चों को छुट्टियों देने की वजह से वो खुद को क्या करते हैं, आरोपित साबित करते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये बहुत ही सटीक उत्तर है, तो आप इसे नोट कर लें। आइए इसको हम हिंदी में देखते हैं। तो छठवां का प्रश्न पूछा था कि एम हेमेल ने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसे दोषी ठहराया और क्यों ठहराया। तो उसका उत्तर मैंने जो इंग्लिश में लिखा था उसका ही वो उत्तर हिंदी में है। तो आइए देखते हैं कि पहले पढ़ाई में नज़रअंदाज करने के लिए एम हेमेल ने आरोपित किया उसके माता पिता को, यानी कि पहले पढ़ाई में जो था नज़रअंदाज बच्चे करते थे, तो उन्होंने एम हेमेल ने, जो उनके टीचर यानी कि एम हेमेल, उन्होंने आरोपित किया उनके माता पिता को, जो यह पसंद करते थे कि बच्चा कहाँ काम करे। उनके माता पिता ये पसंद करते थे कि वो कहाँ काम करे, किसी फॉर्म में, किसी कारखाने में, और फिर वह स्वयं को दोषी आरोपित कर लेते हैं, यानी कि उनकी जो गलती होती है पेरेंट्स को आरोपित करने की, वो खुद को क्या करते हैं, अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हैं कि नहीं, गलती पेरेंट्स की नहीं मेरी है। तो वही बात होता है यहाँ पे, और उन्हें एहसास होता है कि बच्चों को छुट्टियों देने की वजह से जो कि है बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, तो अगर बच्चों को छुट्टी सही वक्त पे मिले, यानी कि टाइम टू टाइम मिले, तो उनका पढ़ने में भी मन लगा रहता है। उनका ये विचार हो गया था। तो इस प्रकार से छठवें का उत्तर समाप्त होता है। चलते हैं अपने हम सातवें प्रश्न पे। तो सातवां प्रश्न है हमारा कि वाई डिड एम हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो इसके कहने का मतलब ये है कि एम हेमेल क्या कहते हैं भाषा और उसके महत्व के बारे में। एम हेमेल क्या कहते हैं भाषा और महत्व के बारे में। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। एम हेमेल सेड लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री, यानी कि एम हेमेल जो है वो कहते हैं कि किसी भी देश के लिए भाषा क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी भी देश के लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसका कहना था, तो एम हेमेल कहते हैं। एंड अबाउट इट इम्पॉर्टेंट ही सैड, एंड अबाउट यानी कि और उसके महत्व के बारे में वो कहते हैं। ठीक है, एम हेमेल कहते हैं कि किसी भी देश के लिए भाषा अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं उसके बारे में। When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। यानी कि when a people, यानी कि जब लोगों को are enslaved, गुलाम बना लिया जाता है, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, as long as they होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो जितना वो भाषा से जुड़े होते हैं, यानी कि वो जितने ही भाषा से जुड़े होते हैं, इट इज़ एन इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यानी कि वो जितने भाषा से जुड़े होते हैं तो मानो ऐसा होता है कि किसी, जैसे कि वो जेल बंद है और उनके पास उनकी चाबी मिल गई हो। यानी कि मान लीजिए किसी, जो यहाँ पे बोल रहा है कि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, ठीक है, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है
तो जितना वो भाषा से जुड़े होते हैं, यानी कि जितने ही वो भाषा से अटैच होते हैं, मतलब भाषा को पकड़े रहते हैं, तो मानो ऐसा होता है कि जैसे वो जेल में बंद हैं और उनके पास उनकी चाबी मिल चुकी है। तो इस प्रकार से इसका बहुत ही सटीक उत्तर है। तो आप इसे 7वें प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा MML जो है लैंग्वेज के महत्वपूर्ण के बारे में पूछते हैं। यूपी बोर्ड के भी एग्ज़ाम में 2020 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट करना नहीं भूलिएगा। चलिए इसका हम हिंदी वर्जन बताते हैं, यानी कि इसको हम हिंदी में बताते हैं। तो 7वें प्रश्न का हिंदी वर्जन है कि MML क्या कहते हैं भाषा और इसके महत्व के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि MML क्या बोलते हैं, भाषा और महत्व के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो इसका उत्तर होगा MML कहते हैं, ठीक है, कि किसी भी देश के लिए भाषा का अत्यधिक महत्व होता है। किसी भी देश के लिए भाषा का अत्यधिक महत्व होता है और उसके महत्व के बारे में वो कहते हैं, उसके महत्व के बारे में भी वो कहते हैं, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो जितना वो भाषा से जुड़े होते हैं तो मानो ऐसा होता है कि वो जिस जेल में बंद हैं उसके पास उनकी चाबी है। तो MML का स्पष्टीकरण यही था सिर्फ कि जो MML हैं वो ये सोचते थे कि किसी भी देश के लिए, ठीक है, भाषा तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो आम बात है कि किसी भी देश के लिए भाषा उसकी पहचान होती है और उसके महत्व के बारे में वो बतलाते हैं हर किसी से। और जब मान लीजिए कि उन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ है कि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, यानी कि वो जितने भाषा से जुड़े होते हैं, तो अगर वो भाषा से ज़्यादा अटैच हैं तो उनके मन में ये होता है कि वो किसी पिंजरे में बंद हैं और उनकी चाबी उनके हाथों में है। वो जब चाहे तब बाहर जा सकते हैं और जब चाहे तब अंदर आ सकते हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि अगर भाषा किसी को अच्छे से पता है जिस देश में वो रहते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से उस देश के लोगों को हैंडल कर सकते हैं। तो MML को यही बच्चों तक बात पहुंचानी थी। तो इस प्रकार से 7वां प्रश्न समाप्त होता है। अब हम 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो 8वां प्रश्न है हमारा कि What did Franz think about the pigeons and why? ठीक है, तो फ्रेंच क्या सोचता है इस कबूतरों के बारे में और क्यों सोचता है। फ्रेंच जो है इस कबूतरों के बारे में क्या सोचता है और क्यों सोचता है, उसे सोचने की क्या जरूरत पड़ी उन कबूतरों के बारे में। तो आइए जानते हैं इसका जवाब। तो सवाल का जो हिंदी वर्जन है वो भी आप देख लें कि फ्रेंच क्या सोचता है इस कबूतरों के बारे में और क्यों सोचता है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है कि फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन। फ्रेंच कबूतरों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। विल दे मेक सिंग इन जर्मन, क्या वह उसे जर्मन भाषा से गवाएंगे। तो फ्रेंच क्या होता है, कबूतरों के बारे में सोचते हैं कि क्या वह कबूतरों को जर्मन भाषा में गाना गवा सकते हैं, यानी कि गीत गा सकते हैं कबूतर जर्मन के भाषा में। बिकॉज क्योंकि ऑन द रूफ द पिजन कुड वेरी लो एंड जर्मन, क्योंकि वह बहुत धीमी आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे। वो जो कबूतर थे वो बहुत ही धीमी आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे। लैंग्वेज वॉज फोर्सिबली इम्पोज्ड, और जर्मन भाषा में मजबूरी में थोप दी गई थी, और उन पर जर्मन भाषा बहुत ही मजबूरी में थोप दी गई थी। फ्रेंच सोचते हैं कबूतरों के बारे में कि क्या वह कबूतरों से जर्मन के भाषा में गाना गवा सकते हैं, क्योंकि वह क्या थे, बहुत ही कम आवाज़ में गुटरगू किए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या वह यह जर्मन में गा सकते हैं, लेकिन उन पर यह भाषा मजबूरी में थोपी जा रही थी। तो इस प्रकार से इंग्लिश का इसका उत्तर है। तो हिंदी का आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सटीक आंसर है इसका कि फ्रेंच कबूतरों के बारे में सोचते हैं कि क्या वह उसे जर्मन भाषा में गवाएंगे, क्या गाना गवाएंगे, क्योंकि
वह बहुत धीमी आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे, तो उन्हें रहा नहीं गया। क्या हुआ, वो बहुत ही धीमी आवाज़ में गाना गा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि क्या वह जर्मन की भाषा में गाना गा सकते हैं, तो कुछ सोचने लगे। तो वो बहुत ही धीमी आवाज़ में तो वो गुटरगू कर रहे थे। अब वह जर्मन भाषा में क्या ही जानते हैं, क्या ही बता पाएंगे। तो और जर्मन भाषा उनकी क्या थी, मजबूरी थी, और उन पर थोप दी गई थी। किस पर, तो कबूतरों पर। तो इस प्रकार से हमारा 8वां प्रश्न ये था। अब हम देखेंगे अपना 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है हमारा, व्हाट डिड एम हेमेल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। एम हेमेल लास्ट में किस चीज़ों को ध्यान देते हैं, एम हेमेल आखिरी में किन चीज़ों को ध्यान देते हैं। तो इसका जो था वो हिंदी में भी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि एम हेमेल लास्ट में किन चीज़ों को ध्यान में देते हैं। लास्ट यानी कि अंतिम। किस अंतिम चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, एट लास्ट एम हेमेल ऑब्जर्व्ड देयर फर्स्ट एट वन। अंत में एम हेमेल ध्यान से देखते हैं। अंत में एम हेमेल बहुत ही ध्यान से देखते हैं एट वन थिंग, एक चीज़ को। ठीक है, अंत में एम हेमेल ध्यान से देखते हैं पहले एक चीज़ को, एंड देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड। ठीक है, एंड यानी कि और, देन एट अनदर एज मानो कि इस तरह से वह चीज़ों को देख रहे थे कि सारी चीज़ें, जैसे कि वह इस तरीके से चीज़ों को देख रहे थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। वो सारी चीज़ें इस तरीके से देख रहे थे कि जैसे कि उनके दिमाग में वो स्थिर कर लेना चाहते थे। जैसे कि रूम है, एक छोटा सा रूम, तो उसमें वो देखते थे। स्कूल के जो विद्यालय थे उनके एक कमरे में उन्हें एक चीज़ दिखी, तो वो जितनी भी चीज़ें छोटी छोटी दिख रही थी वो चाहते थे कि सारे हमारे दिमाग में क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। तो वो सब कुछ कैप्चर कर लेते थे क्योंकि वो बड़े थे। तो इसके कहने का अर्थ ये है कि अंत में एम हेमेल ध्यान से देखते हैं पहले सारी चीज़ों को और फिर दूसरी चीज़ों को देखते हैं, मानो इस तरह जैसे कि वह सारी चीज़ें उनके दिमाग में स्थिर कर लेनी चाह रही हो और उसे छोटे कमरे में जो कुछ भी चीज़ें हैं उन्हें वह अपने दिमाग में स्थिर करना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से इसका आप इंग्लिश का सटीक उत्तर लिख लीजिएगा इस प्रश्न का कि एम हेमेल जो थे वो किस चीज़ों को ध्यान देते थे। तो एम हेमेल उस रूम में जितनी भी चीज़ें थीं उनको इस लगाव से देख रहे थे जैसे कि मानो उनके दिमाग में सारी चीज़ें स्थिर हो जाएं। इस प्रकार से वो देख रहे थे। तो चलिए इसका मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। तो इसका उत्तर है हिंदी में बहुत ही क्लियर शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में कि अंत में एम हेमेल ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन तो था कि एम हेमेल लास्ट में किस चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, तो अंत में एम हेमेल ध्यान से देखते हैं पहले एक चीज़ को देखते हैं। ठीक है, पहले एक चीज़ को देखते हैं फिर दूसरी चीज़ को देखते हैं। पहले वो किसी एक चीज़ को देखते हैं सबसे पहले जिस पे उनकी नज़र पड़ी, फिर दूसरी चीज़ों को देखते हैं, मानो कि इस तरह से वह चीज़ों को देख रहे थे कि सारी चीज़ें उनके दिमाग में स्थिर कर लेना चाहते थे उस छोटे से कमरे में जो कुछ भी दिख रहा था। तो इस हिंदी लैंग्वेज से आपको तो ये स्पष्ट हो गया कि एम हेमेल पूरे चैप्टर में क्या जानते हैं कि भाषा के बारे में क्या महत्वपूर्ण था, वो उन कबूतरों से क्या करवाना चाहते थे। जर्मन भाषा जो था हर एक जगह आ रही थी और जो चीज़ें हैं वो अपने दिमाग में क्या कर देते थे, कैप्चर कर लेना चाहते थे। तो इस हिसाब से आपका बहुत ही सटीक सा उत्तर है जो कि आप लिख सकते हैं। तो 40 ही वर्ड में आपको लिखना है, कोशिश करिएगा कि आप 40 ही वर्ड लिखें और बहुत ही सटीक उत्तर लिखें। तो इस प्रकार से हमारा 9वां प्रश्न भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। तो हमारा 10वां प्रश्न है कि व्हाट हैपेंड व्हेन क्रंच क्लॉक स्ट्रक 12। ठीक है, व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ, क्या घटित हुआ व्हेन क्रंच क्लॉक स्ट्रक 12 जब चर्च के घड़ी में 12 बजे। क्या घटित हुआ जब चर्च के घड़ी में 12 बजे।
इस हिसाब से आप हिंदी का भी क्वेश्चन लिख सकते हैं हिंदी वर्जन में कि क्या घटित हुआ जब चर्च के घड़ी में 12 बजते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही सिंपल उत्तर है इसका कि व्हेन द क्रंच क्लॉक, ठीक है, जब चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूजियंस रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल साउंडेड, ठीक है, अपनी कवायद से लौट रहे प्रशियावासियों, ठीक है, प्रशियावासियों, प्रूसियंस मीन्स होता है प्रशियावासियों की तुरही, ठीक है, जब वह चर्च में 12 बजते हैं तो वो अपनी कवायद से लौट रहे थे और प्रशियावासियों की तुरही बजने लगी। जब वो लौट रहे थे तो प्रशियावासियों की तुरही बजने लगी, ठीक है। एट विच एम हेमेल स्टूड अप, तो एम हेमेल को उसकी आवाज़ सुनाई दी। स्टूड अप यानी कि एम हेमेल अपनी कुर्सी पर खड़े होते हैं। वेरी पल इन द हिज चेयर, एम हेमेल अपनी कुर्सी पर पीले रंग से खड़े होते हैं, यानी कि उनके चेहरा पूरा पीला हो जाता है। तो एम हेमेल अपनी कुर्सी पर पीले रंग से खड़े होते हैं। ही टायर्ड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स बट चॉक्ड, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि वह अपनी विदाई में, फेयरवेल मीन्स विदाई, वह अपनी विदाई के शब्दों को कहना चाहते हैं, पर वह उस चीज़ को गले के अनुरुद्ध कर देती है। पर उनकी वो चीज़ें जो विदाई के वक्त थी वो उनसे क्या करती हैं, गले को अवरुद्ध कर देती हैं। तो जो चर्च में जब 12 बजते हैं तो तुरंत क्या होता है, कवायद से लौट रहे प्रवासियों की तुरही बजने लगती है, ठीक है। टेम्परेट्स मीन्स होता है कवायद और प्रूसियंस मीन्स होता है प्रशियावासियों, तो और रिटर्निंग मीन्स तुरही। तो तुरही के से प्रविशावासी लौट रहे थे और तभी घंटी 12 बजे बजने लगी, ठीक है। और एम हेमेल को उनकी आवाज़ सुनाई दी तो वो क्या हुए, खड़े हो गए और उनका चेहरा क्या हुआ, यानी कि वो पीले रंग से खड़े हो गए इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से। ही टायर्ड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स बट चॉक्ड, यानी कि वह अपने विदाई के शब्दों को कहना चाहते थे पर वह चीज़ उनके गले के अवरुद्ध कर देती है, यानी कि अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो वो उनके गले के अवरुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका इंग्लिश का बहुत ही सिंपल आंसर है ये। अब हम देखेंगे इसका हिंदी वर्जन, यानी कि इसको हिंदी में हम कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हुआ था हमारा कि क्या घटित हुआ जब चर्च में 12 बजे, तो उत्तर था हमारा हिंदी वर्जन में कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं अपनी कवायद से लौट रहे प्रवासियों की तुरही बजने लगी, ठीक है। उनकी जो अपनी थी कवायद से लौट रहे प्रवासियों की तुरही बजने लगी। एम हेमेल को अपनी आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, उनकी आवाज़ सुनाई दी। एम हेमेल अपनी कुर्सी पर पीले रंग में खड़े थे, यानी कि अपनी कुर्सी पर वो पीले रंग से खड़े थे। वह अपनी विदाई के शब्दों को कहना चाहते हैं, वो अपनी जो विदाई थी, यानी कि उनका तो अंतिम पाठ चल रहा था, तो वो अपनी विदाई में कुछ कहना चाहते थे पर वह चीज़ उनके गले के अवरुद्ध कर देती है। अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो वो चीज़ उनके गले के अवरुद्ध कर देती है, तो इस प्रकार वो अपने विदाई में कुछ नहीं बोल पाते। तो शॉर्ट आंसर का जो 40 वर्ड में था, इसी प्रकार से आपको मैंने शब्द के साथ, अर्थ के साथ सब कुछ बताया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। तो इस प्रकार से क्लास 12th का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो था हमारा कंप्लीट होता है पूरे 10 प्रश्न के साथ। और 40 वर्ड में आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखना है, आप बहुत ही सिंपल से इसको देख के लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के क्वेश्चन में लगातार पूछा गया है। हमारा जो पहला सवाल था बुलेटिन बोर्ड का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे नोट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।